आज हम एक ऐसी आर्कोलॉजिकल साइट के बारे में बात करेंगे जो इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है कि फॉरेन आर्कोलॉजिस्ट ने उसे मेड इन इंडिया मानने से ही इनकार कर दिया है। आप खुद सोचिए, कोई भारत की धरती पर जगह है और वो 1200 साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने हाथों से बनाई है, उसे फॉरेन आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि दैट इट इज मेड बाय एलियंस और सुपर ह्यूमंस। और मेरे ख्याल से ये चीज अच्छी है कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमारे पूर्वजों की स्किल्स का कुछ हो ही नहीं सकता। आज हम बात करेंगे द बिगेस्ट मोनोलिथ स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड विच पीपल फ्रॉम द वेस्ट कंसिडर्ड इट इज मेड बाय एलियंस और सुपर ह्यूमंस। क्योंकि शायद जिन लोगों ने गीजा पिरामिड, इंग्लैंड स्टोनहेंज और मैक्सिमन पिरामिड ही देखा हो, वो कैसे एक इतने क्रिएटिव मंदिर को मेड बाय ह्यूमंस कंसिडर करेंगे। क्योंकि आज हम एक नॉर्मल पत्थर पर क्रेविंग करने की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं एक पूरे पहाड़ को काट कर एक सुंदर मंदिर बनाया गया जिसका नाम था कैलाश मंदिर। आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात करेंगे जिससे ये प्रूव हो जाएगा दैट इट इज मेड बाय ह्यूमंस ओनली। और अगर इस मंदिर की यूनिकनेस की बात की जाए तो ये कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसे पत्थर के बेस पर रखकर पत्थर लगा लगा कर बनाया गया हो। ये एक ऐसा मंदिर है जो पूरा पहाड़ काट कर बनाया गया था हमारे आर्किटेक्ट्स और स्टोन्समैन ने, जिन्होंने इसको बनाने में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्होंने एक ऐसा चमत्कार अपनी कला और तकनीक का पेश किया, एक ऐसा मंजर दुनिया के सामने पेश किया कि लोग उनके काम को एलियंस का काम बताने लग गए। एक ऐसा अजूबा जो आज भी दुनिया की 7 अजूबों की लिस्ट में नहीं है। कैलाश मंदिर 776 सीई में राजा कृष्णा ने बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से थे। राजा कृष्णा बहुत बड़े भक्त थे भगवान शिव के और वो एक भव्य मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच उनकी जंग हो जाती है चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन सेकंड के साथ, और एक भीषण युद्ध के बाद वो उनको हरा भी देते हैं। और वहां पर उनकी नजर पड़ती है उनके राज्य में पट्टडकल टेम्पल पर, जो कि इतना सुंदर था कि वो वहां के स्टोन्समैन और आर्किटेक्ट्स को लेकर अपने राज्य चले जाते हैं और वहां पर वो घोषणा करते हैं कैलाश मंदिर बनाने की। और फिर शुरुआत होती है वर्ल्ड के सबसे सुंदर और आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री से भरपूर इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन की। ये मंदिर 109 फीट चौड़ाई, 164 फीट डेप्थ और 98 फीट की हाइट है, जो कि एक 10 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होता है। इस जगह पर 8 मिनी टावर हैं और मंदिर परिसर में 56 चेंबर हैं जो मेडिटेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते थे। पहले इस जगह का नाम कैलाश मठ हुआ करता था, जो कि बाद में बदलकर कैलाश मंदिर कर दिया गया। और अगर शेप की बात की जाए तो स्टेप पिरामिड पैटर्न के साथ पूरी साइट को बनाया गया है। वहीं अगर मंदिर के टॉप की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ कंस्ट्रक्शन करी गई थी। हमारे आर्किटेक्ट और स्टोन्समैन ने इसकी कार्विंग शुरू करी और अपने पूरे एक्सपीरियंस और स्किल सेट के साथ इस जगह को तराशना शुरू करा। और अगर मंदिर परिसर को बनाने के लिए आपको एक अप्रॉक्स आइडिया दूं तो लगभग 2 लाख टन पत्थर कार्व आउट किया गया था। इतने अमाउंट कि आप अंदाजा लगाइए 10 से 12,000 ट्रक लोड की कैपेसिटी का पत्थर हमारे स्टोन्समैन और आर्किटेक्ट्स ने कार्व आउट किया था। और शॉकिंग बात यह है कि इतना पत्थर आसपास 100 किलोमीटर की रेंज में कहीं पाया नहीं जाता। तो 2 लाख टन पत्थर आखिर कहां गायब हो गया, ये भी अपने आप में एक गुत्थी है। ये पूरा मंदिर परिसर 4 भागों में बटा हुआ है। पहले आता है गोपुरम, फिर आता है नंदी मंडप, सभा मंडप और आखिरी में गर्भगृह। इस मंदिर को बनाना आसान नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द माउंटेन, कि किस तरीके से इसको कार्व आउट किया जाए। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि उस समय पे हमारे पास कोई भी 3D टेक्नोलॉजी, ब्लूप्रिंट, एडवांस मशीनरी, प्रिसाइज मेजरमेंट टूल्स या कोई भी मॉडर्न टेक्निक या इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे। इक्विपमेंट के नाम पर हमारे पूर्वजों के पास सिर्फ छेनी और हथौड़े थे, और उन्होंने जब इसको कार्व आउट करना शुरू किया तो सबसे बड़ा चैलेंज आया उनके सामने गलती का। वो मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आपने किसी पत्थर को ज्यादा कार्व आउट कर दिया तो आप उसको वापस जोड़ नहीं सकते। और आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि हजारों टन पत्थर रोज कटता था, हजारों लोग काटते थे, और उसके बाद भी उन्होंने एक इतना विशाल और इतना भव्य मंदिर हमें धरोहर में दिया, एंड दैट टू विदाउट एनी मिस्टेक्स। और आज के समय में हम छोटे से काम में इतनी मिस्टेक्स कर देते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 18 साल तक हमारे शिल्पकारों ने काम करा बिना किसी गलती के, जो कि आज के समय पे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मंदिर की एक तरफ रामायण की कहानी को कार्व किया गया है और दूसरी तरफ महाभारत की कहानी को दर्शाया गया है। और दूसरे पॉइंट पे हमारे फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट के सर के बाल उड़ रहे थे ये देखकर कि कैसे एक मंदिर इतनी बारीकी के साथ कार्व किया जा सकता है विदाउट एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के नाम पर उस टाइम पर ना कोई सीमेंट थी, ना इस मंदिर में कोई जॉइंट्स है, और ना ही किसी 2 पत्थरों को इसमें असेंबल किया गया है। इट वॉज वन सॉलिड माउंटेन एंड दैट्स इट। फिर 1952 में एक जर्मन फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट हरमन गिट्स ने इसे एक जनरेशनल टेंपल डिक्लेयर कर दिया।
जिसका मतलब ये था कि इसको 500 सालों में बनाया गया है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के अलग अलग रूलर्स के द्वारा। इसका लॉजिक हरमन ने ये दिया कि जो मंदिर के हाथियों में कार्विंग्स थी गोपुरम में, वो मैच नहीं करती थी मंदिर के अंदर के भागों से, जो कि आपका नंदी मंडप और सभा मंडप के बेस में जो हाथी लगे हुए हैं उनके साथ वो कार्विंग्स मैच नहीं करती थी, वो शिल्पकारी पैटर्न सेम नहीं था। और ये चीज डिपिक्ट करती है कि ये अलग अलग समय के आर्किटेक्ट और स्टोन्समैन ने अपने समय में बनाई थी, और पूरे वर्ल्ड ने ये चीज एक्सेप्ट भी कर ली दैट इट इज अ जनरेशनल टेंपल। लेकिन 1982 में एम.के. धवलकर सर ने अपनी रिसर्च से ये प्रूव कर दिया कि ये सिर्फ 15 से 18 सालों में ही ये मंदिर बनाया गया है। मैंने आपको पहले बताया था, ये एम.के. सर की ही रिसर्च थी कि जब राजा कृष्णा का युद्ध हुआ था कीर्तिवर्मन के साथ, तो वो वहां के स्टेट्समैन, वहां के स्टोन्समैन और आर्किटेक्ट्स को लेकर अपने राज्य में लेकर आ गए थे, और उन्होंने वहां एक टीम बनाई जहां पर चालुक्यन डायनेस्टी, पल्लवन डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के सारे आर्किटेक्ट्स और स्टोन्समैन एक साथ आए, और उन्होंने सब टीम्स भी बनाई जिसमें अलग अलग जगह से स्टोन्समैन और आर्किटेक्ट्स हुआ करते थे, जिनकी अपनी कला और क्रिएटिविटी रहती थी पत्थर को तराशने की। और यही कारण है कि आपको मंदिर के अलग अलग भागों में अलग अलग कार्विंग्स और स्कल्पचर्स दिखेंगे, हाथी या किसी भी दूसरे डिजाइन को लेकर। लेकिन वो जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ये चीज भूल गया कि हमारे पास मनसर जैसी किताबें भी हुआ करती थी जो हमारे पूर्वजों ने हमें धरोहर में दी थी। उस किताब में वो सारा ज्ञान था, वो आर्कियोलॉजिकल ट्रिक्स, नॉलेज फॉर बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिंसिपल फॉर डिजाइनिंग टेम्पल्स विद एक्यूरेट मेजरमेंट्स जैसे सारे तकनीक लिखी हुई थी। वो किताब जो बाद में नालंदा में जलकर राख हो गई थी, और इसी किताब के बिहाफ पर आप पता कर सकते थे कि कोई पहाड़ आपके कार्व करने लायक है या नहीं, और उसमें आप वाइब्रेशंस के थ्रू इंटरनल क्रैक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। और यही कारण है कि केव नंबर 16 ही चुनी गई कैलाश मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि उसमें कोई भी इंटरनल क्रैक्स नहीं थे। और बाद में इस किताब के ज्ञान की वजह से और हमारे स्कल्पचर्स और आर्किटेक्ट्स के एक म्यूचुअल स्किल सेट के साथ पहाड़ के ऊपर पहले डिजाइन और फिर उसके बाद एक डिटेलिंग में नक्शा बनाया गया और काम शुरू किया गया। फिर एक सिमेट्री में पहाड़ के ऊपर छेद करे गए और उनमें लकड़ी डाली गई, सूखी लकड़ी, और बाद में उसमें पानी डाला गया, जिसकी वजह से वो क्रैक करने लगे, और एक सिमेट्री में वहां पर उन्होंने उसको कार्व करना शुरू किया गया। और धीरे धीरे इसी कला से वहां उन्होंने पहले गलियारे बनाए और मंदिर का ढांचा धीरे धीरे बनना शुरू कर दिया। लगभग 250 से 500 वर्कर्स रोज काम करा करते थे, और उन्होंने मंदिर के ऊपरी हिस्से को लगभग 5 से 6 सालों के अंदर बनाकर तैयार कर दिया। और फिर अगले 10 से 12 सालों के अंदर उन्होंने मंदिर को पहले अंदर से हॉलो किया, कार्व किया, स्कल्पचर्स बनाए, और फाइन डिटेलिंग के साथ एक ऐसा अजूबा वर्ल्ड के सामने पेश कर दिया जिसको एक ह्यूमनली इम्पॉसिबल टास्क बताया गया। कहते हैं जो पत्थर वहां से निकला था वो लोगों ने अपने रास्ते की फाउंडेशंस में यूज कर लिया और कुछ को वैली में फेंक दिया। लेकिन उसके बावजूद भी फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट ने हम पर इल्जाम लगा दिया कि ये नॉर्मल टूल से पॉसिबल ही नहीं हो सकता था, जो कि बाद में गलत भी साबित हुआ, क्योंकि मंदिर की आउटर वॉल्स पर एक नॉर्मल छैनी हथौड़े के निशान देखे गए। क्या उनको शायद ये चीज नहीं पता थी कि हमारे पास ये कला रातों रात नहीं आई थी। सम्राट अशोक के टाइम पर भी उन्होंने मॉन्क्स के लिए बराबर केव्स बनवाई थी, तो ये कला हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जब पूरी दुनिया को और दूसरे धर्मों को आर्किटेक्चर का एबीसी भी नहीं पता था, तब हमारे देश में कैलाश मंदिर बनकर खड़ा हो रहा था। रोज 50 से 60 टन पत्थर काटा जाता था, और ये हमारे अपने लोगों का शेयर डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और फोकस डिस्प्ले करता है। जब हमारे आर्किटेक्ट्स और स्कल्पचर्स ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये मंदिर बनाकर खड़ा कर दिया था, जो हमारे आज के लोग पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट और इक्विपमेंट्स के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं कर पाते। क्या विजन, कैलकुलेशन और मेजरमेंट रही होगी इस चीज को बनाने के लिए, वो हम सोच भी नहीं सकते। आपके क्या विचार है कैलाश मंदिर को लेकर, और क्या ये एक बेटर आर्किटेक्चरल ब्यूटी नहीं है ताजमहल से? एंड डोंट यू थिंक इट डिजर्व अ प्लेस इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।